नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तीखे सवाल। तीखे सवालों में आज सामना होगा उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के साथ। मदन कौशिक जी को अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मदन कौशिक जी, न्यूज वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो बहुत बहुत बधाई जी। नमस्कार। नमस्कार। सरकार बदली, संगठन बदला, दोनों नए चेहरों के साथ 2022 के चुनाव में आप जाने जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता होता है, उस कार्यकर्ता के साथ चुनौती हमेशा साथ चलती है और ये चुनौती राजनीतिक दल में हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन हुआ। दायित्व में अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला, मुख्यमंत्री का दायित्व तीरथ सिंह रावत जी को मिला। तो निश्चित रूप से जो चुनौती पहले से आ रही है वही चुनौती अब है। 2022 में सरकार बनाना, सरकार बनाने के लिए हमें 2017 से ज़्यादा बड़ी जीत हासिल करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, लोकप्रिय निर्णय लेना, उन निर्णयों के आधार पर आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचना, ये चुनौती है। इस चुनौती को हमने स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैंने देखा जब आप अध्यक्ष बने तो आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। आपके गले में जितनी मालाएं लदी थीं, उतना ही उम्मीदों का पहाड़ भी आपके जो है कंधे पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आप पहाड़ी इलाके से नहीं आते। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि संभवतः आप प्लेन के इलाके से आने वाले बीजेपी के पहले अध्यक्ष यहां पर होने जा रहे हैं। और पहाड़ की सियासत और पहाड़ और प्लेन के बीच में सामंजस्य बनाना, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। 10 महीने का समय है, 70 विधानसभाओं में आपको वहां तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचना, संगठन को मजबूत करना, यह अपने आप में एक पहाड़ों सरीखा लक्ष्य है। इसे कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मंत्री रहते हुए, पूर्व में प्रदेश में संगठन में उपाध्यक्ष रहते हुए, अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मुझे समय समय पर मिला है। मैं अनेक बार गया हूँ, इसलिए कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष होने के नाते अभी मैंने 2 जिलों का भ्रमण हो गया है, अभी 3 जिलों का भ्रमण मेरा कल से परसों से शुरू हो जाएगा। ये एक कंटिन्यू प्रोसीजर होता है किसी भी राजनेता के लिए अपने क्षेत्र में जाना और अब दायित्व अध्यक्ष के रूप में मिलने के बाद निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी बढ़ी है। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ ना जातिवाद है, ना क्षेत्रवाद है, ना किसी प्रकार का अन्य वाद है। यहाँ एक ही वाद है। एक महत्वपूर्ण चीज है, आप ओवरऑल आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि एक असंतुष्ट खेमा था पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो है, उन डिफरेंसेस को खत्म करना। नेतृत्व परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन से एक खेमा अगर खुश हुआ तो दूसरा खेमा भी नाखुश होने का खतरा है। तो खुश खेमे को और नाखुश खेमे को, दोनों को मिलाकर के सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाना, ये एक कुशल नेतृत्व का काम है। तो इसको कितना बड़ा टास्क मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का इस प्रकार ग्रुपबाजी नहीं होती। हाँ, बड़ा दल है, बड़ा परिवार है, बड़े कार्यकर्ता हैं और इन लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में कई बार ऐसा होता है कि कोई अपनी बात कहता है तो उसकी बात को 100% माना जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इस सब चीज़ में आपस में जब हम देखते हैं, हमारे यहाँ कभी भी मनभेद इस तरह के नहीं होते हैं। मतभेद किसी चीज़ पे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई ग्रुपबाजी या गुटबाजी देखने को मिलेगी। सभी लोग मिल बैठकर एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मजबूत करना है। 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, 2017 से बड़ी जीत हासिल करनी है। इसके लिए हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता है वो बड़ी ताकत के साथ, हमारी जो संगठन की ताकत है, हम उसको दिखाएंगे और जीत हासिल करेंगे। आपने बूथ लेवल कार्यकर्ता की बात की। अमित शाह जी ने पन्ना प्रमुख की भूमिका को बेहद अहम माना था। पन्ना प्रमुख को लेकर के आप लोगों ने अपना टारगेट सेट किया था। लेकिन अगर पहाड़ की सियासत को, पहाड़ की जरूरतों को समझें तो वहां पर काफी कुछ डिफरेंस समझ में आता है। यानी कि आपको पन्ना प्रमुख से नीचे जाकर के भी काम करना होगा। तो क्या आपने उत्तराखंड को लेकर के कोई सेपरेट स्ट्रेटजी प्लान की है कि किस तरीके से आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि पहाड़ों में आबादी के लिहाज से भी बड़ी मुश्किलें होती हैं। पोलिंग बूथ से काफी दूर दूर आपके जो है आबादियां हैं, उनको पोलिंग बूथ तक लाना
वो एक बड़ी चुनौती है। तो क्या कोई सेपरेट स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी इस बार जाने वाली है 2022 में? देखिए, उत्तराखंड राज्य कार्यकर्ता आधारित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को जो बूथ की रचना है, वो बूथ की रचना हमारी 100% है। बूथ या बूथ से ऊपर की रचना, हमारा शक्ति केंद्र मजबूत है, हमारे ऊपर हम जाएंगे मंडल सारे मजबूत हैं, हमारे जिलों की रचना पूरी है, प्रदेश की रचना पूरी है। इन सब रचनाओं के साथ जब हम बूथ पर जाते हैं तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाते हुए उस बूथ में भी जितने एक बूथ में जितने वोटर्स होते हैं उन वोटर्स को डिवाइड करके और पन्ने के रूप में जाएं, जो वोटर लिस्ट का पन्ना होता है। तो इसमें हम मजबूती के साथ आगे हमेशा बढ़ते आए हैं और इस बार भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और अपने संगठन को और मजबूती के साथ जनता के बीच में करेंगे। कौशिक जी, चेहरा बदल गया, संगठन से भी चेहरा बदल गया, सरकार से भी चेहरा बदल गया, लेकिन क्या संगठन की टीम में भी बड़े लेवल पर बदलाव होंगे? देखिए, चूंकि अभी हमारा संगठन बने हुए कुछ समय हुआ है, बड़े बदलाव नहीं होंगे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो जहां पड़ेगी, कोई कार्यकर्ता किसी और दायित्व पर चले गए, कुछ कार्यकर्ता किसी कारण से सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं, कुछ कार्यकर्ता के मन में भाव है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करेंगे। कुछ बदलाव होंगे। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि पहाड़, मैंने पहले भी जिक्र किया, पहाड़ और प्लेन की सियासत एक तरह से कंट्राडिक्टरी है। उत्तराखंड की एक रवायत रही है कि कुमायूं और गढ़वाल के बीच में भी डिफरेंसेस रहे हैं, अगर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो। अब तो ट्रायंगल हो गया, एक तरफ प्लेन हो गया, एक तरफ गढ़वाल हो गया, एक तरफ कुमायूं हो गया। इन तीनों के बीच में सामंजस्य कैसे? क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी अलग से तैयार कर रहे हैं, या संगठन में उस तरीके से दायित्वों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जिससे तीनों तरफ से जो बैलेंस है वो सुनिश्चित हो सके? नहीं, ये देखिए, खराब के दिमाग में रहता है पहाड़, प्लेन, कुमाऊं, गढ़वाल। ये भारतीय जनता पार्टी एक सर्वांगीण सोच की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलते हैं हम लोग। अब देखिए, योगी जी पौड़ी से रहने वाले हैं, बिलोंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में रहती होगी मीडिया की दृष्टि से, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप चूंकि हरिद्वार से आपने लंबे समय से नुमाइंदगी की है, 1930 का संभवतः वो समय था जब मदन मोहन मालवीय ने एक आंदोलन किया था और अंग्रेजों से एक कानून पास कराया था कि हर की पैड़ी के क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू रात्रि विश्राम नहीं करेगा। जो परसेप्शन है वो बेहतर बना पाएंगे, या कांग्रेस जिस तरीके से अटैक कर रही है उसका कितना बड़ा असर आगे के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस में अलग टाइप का माहौल रहता है। कांग्रेस में इस प्रकार का परिवर्तन करने का मतलब है कि वो पूरा कार्यकर्ताओं का आपस में डिवाइडेशन हो जाना, ग्रुपबाजी खड़ी हो जाना। भारतीय जनता पार्टी में इसका अलग है। दायित्व परिवर्तन की घोषणा हुई, 1 घंटे 2 घंटे में दायित्व परिवर्तन निश्चित हो गया। तो जहाँ तक सवाल कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं संकट में नजर आता है इस रूप में। आज कांग्रेस की जो ग्रुपबाजी है, जो गुटबाजी है, वो सड़कों पर रहती है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम है, ये आधार पाव कार्यक्रम है। उनको इनका नाम भी यही रखना चाहिए कि कांग्रेस का आधार बचाओ कार्यक्रम। हरीश रावत, आपके प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदय, कई खेमों में बटी नजर आती है कांग्रेस, लेकिन आपको कॉम्पिटिटर के तौर पर कांग्रेस में कौन सा चेहरा दिखाई देता है जो कम से कम आप लोगों के साथ फाइट कर सकता है, आप लोग साथ लड़ सकता है? जहां तक रही बात हरीश रावत की, तो हरीश रावत अपनों से लड़ करके अपने आप को, चाहे वो सीएम फेस की बात हो या फिर अपने आप को कितना स्टैंड कर पाएंगे, तो चुनौती कहां देखते हैं आप? देखिए, चुनौती हमारे सामने नहीं है, चुनौती कांग्रेस के सामने है। आज इसी पे लड़ाई हो रही है कि फेस कौन बने। हरीश रावत को 2017 में फेस बनाया, वो खुद 2 जगह से चुनाव हार गए, पूरी पार्टी 11 सीटों पर आ गई। विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए थी वो वर्तमान नेतृत्व तो नहीं निभा पाया जो इस समय है। ना विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, ना जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। आपस में लड़कर केवल कह रहे हैं कि हमें नेता बनाओ, हमें नेता बनाओ, हमें नेता बनाओ। तो ये केवल लड़ाई 2022 के चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई जनता के हित की लड़ाई नहीं है, ये जनता के लिए क्या होना चाहिए इसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल है कि अपना व्यक्तिगत आधार बचाने की लड़ाई है, और ये कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक सब नेता कर रहे हैं। अगर कांग्रेस से अलग देखा जाए, उत्तराखंड की सियासत में थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा धड़ा कभी सरवाइव नहीं कर पाया। यूकेडी ने भी बहुत कोशिशें की लेकिन एक मजबूत आधार नहीं बना पाए। अब आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में एंट्री हुई है,
लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 2022 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। मनीष सिसोदिया आते हैं, जब आप मंत्री होते हैं आपको चुनौती देते हैं कि आइए हमारे साथ बहस कीजिए। वो तमाम तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, राजनीति में कोई राजनीति एक ऐसा त्यौहार नहीं है जिसको उस समय तक मनाया जाए। राजनीति जनता के बीच में 12 महीने 24 घंटे 24x7 हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। बाकी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनाव आया, त्यौहार आया, वो चुनाव को त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर अपने आप खपता है, उसकी चिंता करता है, काम कराता है, योजनाएं बताता है, उनको लेकर जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कोई लेकिन आपको लगता नहीं कि जो दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो उसको जोर शोर से उठा रही है, एजुकेशन का मुद्दा हो उसको जोर शोर से उठा रही है, और दो ये कमियां उत्तराखंड की उसमें रही हैं। अगर देखा जाए यहां पर एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया जाना बाकी है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, तो कहीं ये मॉडल बीजेपी के लिए गले की फांस ना बन जाए। दो चीजें हैं। दिल्ली में आप स्कूलों की स्थिति देखेंगे बहुत खराब है, वहाँ आप स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे बहुत खराब है। हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ 60% डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य प्रकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, केवल ढिंडोरा पीटा है। इसलिए देखिए, आप देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद लोकसभा चुनाव लड़ी, ज़्यादातर क्षेत्रों में विफल रही, कई राज्यों में चुनाव लड़ी, विफल रही। इसलिए दिल्ली के मॉडल का ढिंडोरा पीटकर, जो खोखला मॉडल है, जो असत्य मॉडल है, जो सच्चाई से परे मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है नहीं। आम लोगों को जो सुविधाएं देने का वादा करते थे वो नहीं मिली। आम स्कूल में जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है वो उसी रूप में खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 के चुनाव से पहले वर्टिकल डिवाइडेशन हुआ था, कई लोग इधर से उधर आए गए थे। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बहुत जल्दी न सिर्फ वो उत्तराखंड में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने जा रही है, बल्कि बड़े लेवल पर सेंधमारी भी करने जा रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े चेहरे, कैबिनेट मंत्री वो जो है आने जा रहा। तो क्या कुछ, चूंकि नेतृत्व परिवर्तन के बाद वैसे हालात बीजेपी में फिलहाल देखा जाए तो बैलेंस्ड हैं, लेकिन कहीं कोई इस तरह का वर्टिकल डिवाइडेशन का कोई खतरा तो नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पूरा एकदम विचार आधारित कार्यकर्ता है, वो अपने लिए नहीं विचार के लिए काम करता है। तो इसलिए इस प्रकार की बातचीत करना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए आप निश्चित मानिए कि हमारी पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ जनता के हित के लिए काम कर रही है। अच्छा सर, आप चूंकि लंबे समय तक चूंकि मंत्रिमंडल में रहे, सरकार का हिस्सा रहे, 2-3 ऐसे फैसले थे पिछले त्रिवेंद्र सरकार के जो कहीं ना कहीं विवादों पर रहे। वो फिर चाहे गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का मुद्दा रहा हो, देवस्थानम बोर्ड का फैसला रहा हो, या हरिद्वार में जो महाकुंभ का आयोजन है उसको उस तेजी के साथ, उस तत्परता के साथ या उस भव्यता के साथ आयोजन अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तीरथ रावत जी के आने के बाद से उसमें तेजी आई है। आपको क्या लगता है ये तीनों फैसले क्या वाकई में इतने जन विरोधी थे, या फिर एक तरफा लिए गए फैसले थे जिसने जो है नेतृत्व परिवर्तन के हालात पैदा कर दिए? ऐसा नहीं है। जब कहीं हम किसी फील्ड में काम करते हैं, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कभी कभी जन अपेक्षाएं होती हैं जो उस निर्णय को लेकर बातचीत होती है। जो भी सरकारें होती हैं, सरकारें फिर अपने आधार पर उन निर्णयों में संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है हमेशा। भारत के संविधान में भी अनेक बार इसी प्रकार के संशोधन किए गए हैं जन अपेक्षाओं के अनुसार। इसी प्रकार सरकारें भी काम करते करते इस प्रकार के निर्णय अपनी योजनाओं में लाती है। उदाहरण के तौर पर जैसा आप हैं, आज आप जिस स्तर पर काम कर रहे हैं, कल को ये गुंजाइश बनी रहेगी कि आपको और कहीं अच्छी प्रकार से भेजा जाए। तो ये उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो निर्णय किया था ऊपर बैठे हुए लोगों ने वो गलत था, वो निर्णय ठीक था। लेकिन आप एक चीज मानते हैं कि गैरसैंण को लेकर के नाराजगी आपके पार्टी के अंदर ही थी? मैंने कहा कि देखिए, नाराजगी
होना, कोई निर्णय हुआ, नाराजगी होती है तो संशोधन की गुंजाइश भी रहती है। बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेटिक कल्चर में परिवर्तन की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से इन मसलों को, खासकर देवस्थानम बोर्ड के उसको लेकर के संतों में बड़े लेवल पर नाराजगी थी, और इस फैसले को आप जायज मानते हैं? क्योंकि आप तो खुद जो है मैंने कहा कि कोई भी सरकार जब काम करती है बड़ा सोच समझ कर करती है। उस निर्णय के बाद कई बार एक जो सामने आता है, उस सामने आने वाले विषय वस्तु के आधार पर उसमें संशोधन करना, परिवर्तन करना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए इसको पक्ष में विपक्ष में फैसले लेने में, पलटने में इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। अभी तो लेना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये संभावना बनी रहती है और इन संभावनाओं के आधार पर सभी सरकारें काम करती हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना कि इस मुद्दे को लेकर के कन्फ्लिक्ट थे। तीरथ रावत जी जैसे आते हैं, सबसे पहले 2016 के प्राधिकरणों को उसको रद्द करते हैं, इसके बाद देवस्थानम बोर्ड है, गैरसैंण है, इसके मुद्दे पर पुनर्विचार की बात करते हैं। सबसे पहले वो संतों के बीच में हरिद्वार आते हैं और महाकुंभ के लिए जो है संतों का आशीर्वाद लेते हैं। वो कहते हैं कि भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। ये काम पहले की सरकार कर सकती थी जो है, तो कहीं ना कहीं चीजें तो हैं। देखिए, हमारी दोनों, त्रिवेंद्र की सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, तीरथ जी की सरकार भी अच्छे काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब निर्णय होते हैं तो उनमें संशोधन की गुंजाइश बचती है, तो इसलिए इसको आप इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो आए तो उन्होंने उनके निर्णय बदल दिए। बिल्कुल नहीं है। अभी तो उन निर्णयों में जो गुंजाइश थी उन निर्णयों का परिवर्तन, अब इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, सारे काम हुए हैं, पुल बने, ये बने, वो बने, सब ये बने, उसके प्रकार को लेकर संशोधन की गुंजाइश थी, संशोधन हो गए, ये सब चलते रहते हैं। आप महज 3 दिनों के अंदर ऐसा उत्तराखंड में क्या बदल गया कि 3 दिन पहले तक आपको कोविड की जांच कराना जरूरी था, यात्रियों के आने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे थे तमाम रिस्ट्रिक्शंस थे, तीरथ रावत जी ने आते ही वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को खोल दिया। तो ये 3 दिनों में ऐसा तो नहीं कि कोरोना जो था एकदम खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो कुछ थे। नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं। आपको लगता कि अब जो कुंभ होगा वो भव्यतम स्वरूप में होगा? कुंभ पूरा भव्य होगा, कुंभ दिव्य होगा, कुंभ के लिए सभी जो तैयारियां थी वो पूरी हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको इस प्रकार देखा जाए कि ये जो हमारी आस्था का प्रतीक कुंभ है, इसको पूरी ताकत के साथ सरकार तैयारी कर रही थी। आज की सरकार ने भी उसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। एक अलग थोड़ा सा सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंजेज की अगर बात किया जाए, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में बड़े लेवल में डेमोग्राफी चेंजेज आए। मसलन मुजफ्फरनगर से जो सटे हुए आपके हरिद्वार के आसपास के इलाके थे, तराई के क्षेत्र थे, वहां पर बड़े लेवल पर एक तरह से पलायन होकर के वहां पर कुछ डेमोग्राफी चेंजेज हुआ। जब ये राज्य बना था, दरअसल देव भूमि के तौर पर इस राज्य को बनाया गया, पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल के तौर पर बनाया गया। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में कोई डेमोग्राफी चेंजेज ना हो, क्योंकि आंकड़े क्या बताते हैं कि चाहे आप पश्चिमी बंगाल की बात करें, असम की बात करें या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों की बात करें, वहां से ज्यादा डेमोग्राफी चेंज उत्तराखंड में देखने को मिला है। तो ऐसा तो नहीं कि हाल के दिनों में जिस तरह से चेंजेज हो रहे हैं वो पहाड़ों में भी बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिले और स्वरूप ही बदल जाए। देखिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हमेशा रहती है कि जो डेमोक्रेटिक है वो किसी भी प्रकार से वो बहुत बड़ी मात्रा में यदि चेंज होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे थोड़े समय के बाद असंतोष का कारण बनता है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकार का जो चेंज है उस चेंज को सीमित करें, उस चेंज को रोकें, उस चेंज को ना होने दें, जिससे कि आने वाले समय में ठीक प्रकार की व्यवस्था चलती रहे। आज आप देखेंगे आसाम है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, तमाम ऐसे राज्य हैं, कुछ क्षेत्र का नॉर्थ स्टेट है, कुछ क्षेत्र में केरला है, जम्मू कश्मीर है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ इस प्रकार का जो डेमोक्रेटिक चेंज है वो बहुत बड़ी, वो जो चेंज हुआ, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति या जो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि वहाँ अनेक प्रकार की जो चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई हैं। तो वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल, कहीं 15 साल आपने देखा होगा कि एक अलग प्रकार की व्यवस्था जो नहीं होनी चाहिए थी वो बनकर खड़ी हो गई, और उसका परिणाम लिया कि वहाँ विकास से ज़्यादा, विकास एक मुद्दा रहता होगा लेकिन विकास से ज़्यादा वहाँ ये लड़ाई शुरू हो गई। तो इस प्रकार ये सरकारों को भी सबको ध्यान देना है, चुनौती भी है कि हम इस प्रकार का जो चेंज है वो चेंज
नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक बार फिर आपके संगठन के साथ आते हैं, क्योंकि आप संगठन का चेहरा मदन कौशिक, सरकार का चेहरा तीरथ सिंह रावत, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ 2022 में जाएंगे। ये तीन चेहरे बेहद अहम होंगे और तीनों के बीच में, मतलब खास करके क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन अगर स्थानीय संगठन के हिसाब से देखा जाए तो मदन कौशिक और तीरथ रावत दो ऐसे चेहरे हैं जिनको बिल्कुल लोगों को नज़र में, संगठन में आप नए हैं, ये तो संगठन के दायित्व आपने बहुत सारे निभाए, लेकिन संगठन के शीर्ष नेतृत्व में आप नए हैं। तीरथ रावत जी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नए हैं। कितनी स्वीकार्यता बना पाएंगे या हो पाएगी? हमारे यहाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास हमारा गौरव है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक व्यक्ति है। हम लोग अपने किए गए काम, संगठन की ताकत, नरेंद्र मोदी जी का गौरव, ये सब चीज़ें हैं जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आज हमने काम किए हैं, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, हमारे पास ताकत है, मोदी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व हमारे पास है, इसलिए हम लोग जाएंगे चुनाव में। सर, मुख्यमंत्री जी को कहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं? अभी मिल बैठकर अगले कुछ दिनों में हम तय कर लेंगे। कई सीटें हैं उनके लिए जो लोगों ने खुद प्रस्ताव दिए हैं कि हम सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बैठेंगे, जो हमारी कमेटी है, कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी, फिर बाद में केंद्र से हरक सिंह रावत जी अपनी सीट छोड़ रहे हैं, छोड़ने की बात, चूंकि कल भी आपने कहा कि वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कोई खास वजह? क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि चूंकि तीरथ रावत उनके एक तरह से गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर थे उनके शिष्य रहे, और क्या मंत्रिमंडल में ज़्यादा सीनियर लोगों को साथ में होना क्या तीरथ रावत जी के लिए कोई चुनौती बन जाएगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये मैंने कहा, जिसको जो दायित्व मिलता है उसका निर्वहन करता है, इसमें कहीं सीनियर और इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई विधायक हैं जो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी 2 महीने तक आने वाले समय में हम तय कर लेंगे और हम चुनाव की दृष्टि से निर्णय करने के बाद चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, दोनों चुनाव जीतेंगे। अब तक सारे उपचुनाव हुए, हम जीते हैं, अनेक चुनाव, चाहे वो लोकसभा के वो हम जीते हैं, विधानसभा के चुनाव हमने जीतने के बाद तो उपचुनाव वो हमने जीते हैं, कोऑपरेटिव जीती, पंचायतें जीती, और हमने इस सल्ट का उपचुनाव इस वक्त बिल्कुल सिर पर है, चूंकि घोषित ही हो गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपको पहले उस उपचुनाव के साथ जूझना है। हमने उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हमारे 3 सीनियर नेता वहाँ हमने एक कमेटी बनाकर भेज दी है, वो तैयारी में लग गए हैं। जल्दी ही मुख्यमंत्री जी और मेरा भी दौरा होगा वहाँ पर, और हम लोग सल्ट के चुनाव को बड़े अंतर से जीतेंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है नेतृत्व परिवर्तन, दोनों तरफ से चूंकि नेतृत्व परिवर्तन हो चुके हैं, अब पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? पहले भी ऑल इज वेल था, आज भी ऑल इज वेल है, क्योंकि हमारी पार्टी में दायित्व परिवर्तन करना ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। क्रिया हिस्सा हुआ, 4-5 दिन में सारा कंप्लीट हो गया, कहीं जरा सा भी आक्रोश नहीं, जरा सा भी गुस्सा नहीं, कार्यकर्ता खुश है। तो इस प्रकार से हम लोग पार्टी के एक, जैसे कहते हैं, काडर बेस पार्टी है, और यही पार्टी की हमारी ताकत है। तो इस ताकत के बल पर, अपने सरकार के किए गए अच्छे कामों के बल पर, नरेंद्र मोदी जी के गौरव के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और 2017 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मदन कौशिक जी। ये थे मदन कौशिक जी, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों का पूरी नरमी के साथ, विनम्रता के साथ और साफगोई के साथ जवाब दिए, और ये दावा किया कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, और पार्टी न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2022 के चुनाव को भी 2017 से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और जीत कर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी और बड़े नेता के साथ रूबरू होंगे। नमस्कार।